हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ और क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ये जो सीरीज़ करवा रहा हूँ बस पूरा कर लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं अभी। बायोलॉजी में आपको इससे पहले जो कंप्लीट करवा दिया गया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, है ना, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन से हैं, नहीं देखें वीडियो जाके जरूर देख लीजिए ना। तो यहाँ पे कोशिका, सेल, जैव अणु में जिसमें आपका लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल, जेनेटिक्स, जैव विकास, वर्गीकी, जंतु और जगत, मानव शरीर के जो तंत्र है आज से शुरू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो वीडियो नहीं देखे हैं ऑलरेडी, वीडियो आपको प्ले लिस्ट में दिख जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो है इसके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक आप लोग का कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही लिया गया है जो 25 सालों में बिहार दरोगा में 25 ईयर का PYQs है, वो तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाता है। साथ में बिहार के अन्य एग्जाम भी है, उसमें प्रश्न पूछे गए वो भी क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वाइज है और इसमें शॉर्ट नोट्स का भी डिस्कस कर दिया जाता है, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए 1 to 1। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं आपको जो कंप्लीट करवा चुका हूं, नहीं देखें जाके 1 to 1 सबको कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। पहला सब्जेक्ट था आप लोग का इन्वायरमेंट, कंप्लीट करवा दिया हूं। दूसरा था आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी, एकदम उम्दा तरीके से करवा दिया हूं। तीसरा सब्जेक्ट था फ्रेंड्स आप लोग का प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। चौथा था मेडिवल हिस्ट्री। पांचवा आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है ना, एक वीडियो और दूंगा कंप्लीट हो जाएगा। और छठा तो बायोलॉजी चल ही रहा है ना। उसके बाद जो फिजिक्स बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है ना, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, बहुत जल्द उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज़ को कर लीजिए। प्री तो नहीं रुकेगा, बल्कि प्री होगा ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मानव शरीर के तंत्र से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, शरीर मतलब कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचन, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, पाचन ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल आप लोग आंसर टिक करेंगे सब, है ना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर सबसे अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि, पाचन ग्रंथि कौन सा है, तो आप कहिएगा सर ये तो यकृत है, ये सबसे बड़ी है ना। सबसे बड़ी मैं आपको डायग्राम पे लेके जाऊंगा। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है, तो ये पेनक्रियाज है। ये लीवर है, यकृत आपको पता है, ये लीवर है और ये यकृत है, पेनक्रियाज। दूसरी आपसे पूछा है तो दूसरी जाहिर सी बात है पेनक्रियाज है, जैसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, है ना। तो मानव शरीर या फिर दूसरी सबसे पाचन ग्रंथि जो है कौन सा है, अग्नाशय। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इसका डायग्राम दिखा दीजिए, मैं थोड़ा सा। अच्छा, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जरूरी है मेरे भाई, पहले भी बोल चुका हूँ। देखो भाई, आपको क्या करना है, अभी रिवीजन भी कर लेना है साथ में। अभी का रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना आपके एग्जाम हॉल में, मत पूछिए, आपके माइंड में सब कुछ रहेगा, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ पे पढ़ा दिया गया है, चैप्टर का नाम ही है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, एकदम डुबा डुबा के पढ़ाया हूँ। मैं थोड़ा सा डायग्राम पे दिखाता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा भाई, लीवर है, ये वाला एरिया में थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ और आप लोग समझ ही रहे हैं, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। ये लीवर है ना आप लोग का, यकृत है, यही जो है सबसे बड़ी जो है पाचन ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। और दूसरे सबसे बड़ी जो है पाचन ग्रंथि कौन सा है, तो ये है पैनक्रियाज। यहाँ पे दिखेगा आपको नीचे में, ये जो स्टोमक है ना, स्टोमक के नीचे में ये पत्ती जैसे आकार का दिखेगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दिखता है। मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊंगा, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही है पैनक्रियाज, है ना, ठीक है। ये पैनक्रियाज है और यही जो है दूसरी सबसे पाचन ग्रंथि है, ठीक है ना, यही पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अग्नाशय। आपने देखा, अग्नाशय कहते हैं, इंग्लिश में पैनक्रियाज, है ना, इंग्लिश में हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। अब इसका क्या क्या काम है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है, ये लीवर है, आपको पता ही है ना, ये लीवर है, लीवर यकृत हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको। ये जो है सबसे बड़ी क्या है भाई, पाचन ग्रंथि। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहीं पे रिवीजन कर लेना है इस पूरा चैप्टर को, ठीक है ना। तो पाचन क्या होता है यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यह भी प्रश्न आपको पोषक तत्व को भी ना बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। जैसे जो ये न्यूट्रिशन है, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और परपोषण। यहाँ से आपको एनसीईआरटी में ही ये दिखेगा, हर जगह नहीं दिखेगा, और इस नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मृत जीवी ये आपको करना है, ये परजीवी को अच्छे से कवर कर लेना है। कौन कौन से इसमें आता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यहीं से, हालांकि ये सब आप सब जानते हैं, आप कहेगा सर ये 6 क्लास के एनसीईआरटी में है, हाँ है, लेकिन नोट्स में है, तो रिवीजन एक जगह कर लेना ना भाई एक साथ में। उसके बाद भोजन के कौन कौन से अवयव है बहुत पूछता है, जैसे आप सबको पता है, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, क्योंकि ये जो डिवीजन किया गया ये तत्वों के आकार के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। बृहद अणु जिसे हम लोग मैक्रो, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे सूक्ष्म अणु जिसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बहुत अच्छे से करना है। इसमें कौन कौन सा आता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, बृहद अणु, चूँकि भोजन में जो है मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसमें आता है बृहद अणु में। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है ना, बृहद अणु में। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन आता है, दोबारा सुन लीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी आगे तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, सूक्ष्म अणु में, हिंदी में से हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अणु, मतलब कि छोटा, नाम से ही पता चल रहा होगा ये बहुत छोटा होगा, शरीर में इनकी आवश्यकता कम होगी, और इनकी आवश्यकता बृहद अणु जैसे हम लोग मैक्रो जो है मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इनकी आवश्यकता ज़्यादा होता है ना। तो जो सूक्ष्म अणु है इसमें विटामिन, खनिज, जल आ जाता है। और देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया गया, इनका बेसिक क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसे सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, बहुत प्रश्न पूछता है मोनोसेक्राइड का काम क्या होता है, बहुत, और इनका कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ये आपको याद कर लेना है, और ऑलरेडी आपको वीडियो दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। एक मैंने आपको बताया यहाँ पे, दूसरा जो है कम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या काम क्या होता है, जैसे डाइसेक्राइड इसमें आता है, पॉलीसेक्राइड आता है। क्या काम होता है डाइसेक्राइड का, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, वही किया हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, तो डाइसेक्राइड का प्रश्न पूछता है। जैसे लैक्टोज हो गया, ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। जैसे पॉलीसेक्राइड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में पाया जाता है ना। और देखो आप डायरेक्टली बोलेंगे सर मुझे पता है कि सर क्या ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एग्जाम में प्रश्न यहीं से छपता है, ठीक है ना क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो हर जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी जो है यहाँ पे ऊर्जा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंशन कर दिया हूँ। प्रोटीन को अच्छे से पढ़ लेना है भाई, वसा को पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होता है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन। और यहीं पे आपका विटामिन का सूक्ष्म अणु में मैंने आपको दिखाया था ना कि भाई माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जो कि यहाँ पे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको अच्छे से करना है, मेंशन कर दिया हूँ। जल को देख लीजिएगा। अब जो है चूँकि मानव शरीर के तंत्र जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहीं पे न्यूट्रिशन एक चैप्टर है, हम लोग कवर कर लिए है ना, देख सकते हो। अब पाचन तंत्र में आपको पढ़ना क्या होता है, आहार नल, इसे हम लोग 2 भागों बांट के पढ़ते हैं, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एलिमेंट्री कैनल। और दूसरा हम लोग जो पढ़ते हैं आपको पता है एसोसिएटेड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना, जिसमें हम लोग लार ग्रंथि, यकृत और जो है यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हो आहार नाल, इसमें जो है बुक्कल कैविटी, नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जीभ आ जाता है ना, आप लोग का जो है यहाँ पे तालू आ जाता है, दांत आ जाता है, ग्रास नली आ जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे आमाशय है, ये स्टोमिक आ जाता है, बरियात आ जाता है, जिसमें बहुत आराम से भाई हम लोग एकदम ट्रिक से रट लिया है, बहुत आसान होता है। बरियात में क्या होता है ना, तो इसमें जो है अब देखो बरियात का 3 भाग होते हैं, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, डायग्राम के लिए दिखाऊंगा। तो एक होता है, आप सबको पता है, सीकम होता है, कोलन होता है, और रेक्टम होता है, हिंदी भी लिख दिया हूँ, है ना। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनका भी 3 भाग होते हैं। क्या काम है, बस डाइजेस्टिव सिस्टम में, मानव शरीर के तंत्र में तो इतना ही तो पढ़ना होता है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे आप सबको बताया कि ड्यूडेनम होता है, दूसरा जो है जेजुनम होता है, और तीसरा एलियम होता है। इनका क्या काम होता है, बस। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि भाई जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़ते हैं ना, जैसे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनल, दूसरा जो है यहाँ पे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे हम लोग हिंदी में संबंध पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। इसमें लार ग्रंथि, लीवर और पैनक्रियाज। तो ये जो लीवर है, आप सबको अभी मैं बताऊँ ना कि ये पाचन ग्रंथि का जो है सबसे, मानव शरीर का सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यही लीवर है, और दूसरा यही पैनक्रियाज है। तो देखो भाई आमाशय के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ा दिया गया है, यही आमाशय है, आपको पता होना चाहिए। कि आमाशय के नीचे में आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये नीचे में है ना, ये पत्ती का आकार का है, अंदर में आपको दिखेगा, यही पैनक्रियाज है, ये लीवर है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगले क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न जो है ऑलरेडी पूछा गया है दरोगा के मेंस एग्जाम में 2025 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा आपके मन में, मुझे पता है कि क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी और समझा देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। यहीं पे पैनक्रियाज है, इस तरीके से रहता है ना, इनका जो कलर रहता है ना पैनक्रियाज का, ये कलर पर नहीं जाना है। चलो, ये मान लो कि पैनक्रियाज है, इसका क्या क्या काम है थोड़ा सा देख लो।
ऊपर में आपको पता है कि भाई लीवर है, ठीक है ना। अब देखो ये जो अग्नाशय है यहीं से जो है क्या होता है भाई, पहली बात ध्यान रखना कि यहाँ से पाचन क्या होता है, पाचन एंजाइम रस स्रावित होता है, पाचन रस निकलता है, ठीक है ना, जो कि भोजन के को पचाने में सहायक होता है। इंसुलिन आपने नाम सुना होगा, तो इंसुलिन हार्मोन होता है, दोबारा सुनिए, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का भी स्रावन यहीं से होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि भाई इंसुलिन हार्मोन का भी स्रावन जो है, मतलब स्रावन का मतलब यहीं से निकलता है, जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना, और ये कहाँ से निकलता है, तो इसी पैनक्रियाज से, मतलब कि अग्नाशय से निकलता है। तो देखो कुछ कुछ बातें आपको यहीं पे माइंड में सेट कर लेना है, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आना है, बाकी आगे अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रिवीजन जरूर जाके नोट्स पे कर लीजिएगा, या फिर आपका जो भी सोर्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ से जाके मानव शरीर के तंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ क्या दिया है, जरा सा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से लैंगरहंस द्वीप किस अंग का भाग है। बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप गलत कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे भाई लैंगरहंस जो द्वीप है इसका काम क्या है। इसे इंग्लिश में भाई क्या कहते हैं, हैंगर्स लेंस जो है द्वीप को आइलेट्स ऑफ हैंगर लेंस कहते हैं। यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में आई लेट्स ऑफ हैंगर लेंस कहते हैं ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब इसका काम क्या है भाई, अच्छा पहले इसका आंसर मैं बताया, तो ये किसका हिस्सा है, तो ये अग्नाशय का हिस्सा है ना, पैनक्रियाज का ही हिस्सा है। मैं थोड़ा सा डायग्राम पे बता देता हूँ, उसके बाद डायग्राम बना के बता। देखो भाई आपको यहाँ पे दिखेगा ये पैनक्रियाज है ना, ये जो आपको दिखेगा अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है ना, ये है। और यहीं पे आपको जब जूम करके देखेंगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे इसी का नाम है लैंगरहंस द्वीप, है ना, यहाँ पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है, ये जो लैंगरहंस द्वीप है ये पैनक्रियाज का अग्नाशय का हिस्सा है, इसका काम क्या है। भाई देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर दिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें है वो, है ना। लैंगरहंस द्वीप या दीपिका, जिसे आइलेट्स ऑफ हैंगर्स कहते हैं, किसका हिस्सा है, तो पैनक्रियाज का हिस्सा, अग्नाशय का हिस्सा है। इसकी खोज किसने किया था, इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही था लैंगरहंस नामक चिकित्सा शास्त्री थे, ये इनके द्वारा किया गया था। और सबसे बड़ी बात है इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, तो इसमें बीटा सेल से इंसुलिन का हार्मोन का स्रावन होता है ना। अल्फा सेल से मतलब कि अल्फा कोशिका से इसका स्रावन होता है, तो ग्लूकागॉन का स्रावन होता है। और गामा सेल से देखेंगे तो ये जो है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन यहीं से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, बस माइंड में सेट कर लीजिए, दोबारा पढ़ने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बनेगा, आपने देख लिया कि ये जो लैंगरहंस द्वीप है काम क्या है इसका, तो आप कहिएगा सर ये जो है इसका काम है हार्मोन बनाना, हार्मोन बना के रक्त धारा तक छोड़ना, इसका काम है ना, लैंगरहंस दीपिका का। किसका भाग है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पूछ लिया गया है, तो अग्नाशय का, पैनक्रियाज का हिस्सा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, इसका खोज किसने किया था, तो लैंगरहंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसमें जो है मैंने आपको बोला कि लैंगरहंस दीपिका से बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल निकलता है, मतलब गामा कोशिका निकलता है, मतलब कि अल्फा बीटा कोशिका से क्या निकलता है भाई, इंसुलिन का स्रावन होता है। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है भाई, तो यहाँ पे ग्लूकागॉन नामक जो है हार्मोन निकलता है। और गामा सेल से जो है मतलब गामा कोशिका से क्या निकलता है, तो सोमेटोस्टेटिन जो है नामक हार्मोन निकलता है। बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपने डायग्राम पे भी समझ लिया, यहीं पे आपको लगे हाथ तो क्या करना है भाई, पेनक्रियाज को रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स में दिया गया है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, यहाँ पे कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछता है पेनक्रियाज से। आगे हालांकि हम लोग चर्चा करेंगे। पेनक्रियाज की मैं बात कर लूँ ना, तो इसका जो पीएच मान होता है, पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है तो उसका पीएच मान होता है उस एंजाइम का 7.5 से लेके 8.3, मतलब कि 7.5 से लेके 8.3 जो है पीएच मान होता है। और ये क्षारीय द्रव होता है। पेनक्रियाज से और पूछा जाता है कि भाई हमारे शरीर का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो क्या होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही पेनक्रियाज है, वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। इंडोक्राइन को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इंडोक्राइन को हम लोग अंतःस्रावी कहते हैं, और
बहिशराबी हम लोग किसे कहते हैं? तो एक्सोक्राइन को। इसका काम क्या होता है डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, माइंड में रखिएगा। और देखो इंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक लाइन में एक पॉइंट्स में सारी चीज़ें कवर्ड है, तो क्यों ना डिवीजन करना है यहाँ से, इधर उधर क्यों भटकना। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपको पता है लंगर्स हैंस सुदीप किसका भाग है? पेनक्रियाज का। क्या काम है आपने देख लिया। और देखो ये तो सबसे बड़ी बात है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पता है कि दरोगा का पेपर में पूछा गया था 2024 में मेंस में, ठीक है। और देखो ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, है ना। जो लोग 1275 बैच में पढ़े होंगे उनको पता है, बहुत सारे लोग सिलेक्शन भी लिए हो आप लोग। क्या हो गया भाई, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कोई बात नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्कों के निर्माण में सहायक है। देखो ऑलरेडी 23 में दरोगा के पेपर में पूछ लिया गया है ना, ये प्री में पूछ लिया गया है, सेकेंड शिफ्ट में। आंसर बता दीजिए भैया इसका क्या होगा। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो, क्या तो आंसर सी है ना। आप कहिएगा सर हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि रक्त का थक्का बढ़ने में दो लोगों का ऐसे बोल सकते हो, एक प्लेटलेट्स और दूसरा विटामिन के। प्लेटलेट्स प्लस विटामिन के का ध्यान नाम रखिएगा, अहम भूमिका होता है। तो और ये कैसे नहीं काम करता है? जब डेंगू मच्छर काटते हैं ना, जिसे डेंगू बीमारी कहते हैं ना, तो डेंगू के कारण प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोला था आपसे क्वेश्चन में, प्रश्न में पूछा था कि भाई बताओ रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के निर्माण में सहायक होता है वो प्लेटलेट्स प्लस विटामिन के का अहम योगदान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो क्वेश्चन है कि रस संवेदी क्या है? रस संवेदी ग्राही, यहाँ पे डाइस होना चाहिए, बीच में खाली स्थान है। डाइस का पता लगाते हैं, किसका पता लगाते हैं भाई? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, जो लोग सी टिक कर रहे हैं स्वाद का, है ना। स्वाद का पता लगाते हैं, स्वाद का। रस संवेदी ग्राही जीभ पर पाया जाता है ना, जीभ पर पाया जाता है। और ये भी प्रश्न आप देख सकते हो 1275 दरोगा में प्रश्न पूछ लिया गया था सेकेंड शिफ्ट में। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो आप देख पा रहे हो रस संवेदी जो ग्राही है, एक तरह से जो कह सकते हो नर्व, ये नर्व्स होता है ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कितने लोग बता सकते हो क्या कहते हैं? हाँ गस्टेटोरी, इसे हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग गस्टेटोरी नर्व्स कहते हैं ना, नर्व्स, इसे हम लोग गैस्टेटोरी नर्व्स कहते हैं। रस संवेदी ग्राही जिसे हम लोग कहते हैं ना, क्या तो ये स्वाद का पता लगेगा। एक्चुअली ये एक तंत्रिका होता है, ये जीव है, मान लो ऐसे बनाता हूँ नीचे की तरफ, मानव शरीर का जीव है, ठीक है ना, ये जीव है भाई, आपको पता है। इस पे छोटे छोटे दाने होता है जिसे हम लोग स्वाद कलिया कहते हैं ना, आपने देखा होगा स्वाद कलिया। तो स्वाद कलिया से स्वाद को ना पता लगाने का काम जो है ना यही करता है, यही नर्व्स करता है, वो वहाँ तक आपके मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। एकदम छोटे छोटे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे हम लोग जो है रस संवेदी ग्राही या गैस्टेटोरी नर्व्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम पे देख लो, जीभ को हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपने आप कोई चीज़ खट्टा लगता है, कड़वा लगता है ना, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है ना, तो ये स्वाद कलिया से। और स्वाद कलिया से स्वाद कलिया कहाँ पहुँचाता है चीज़ों, तो रस संवेदी ग्राही तक, और ये रस संवेदी ग्राही कहाँ तक? पूरे मस्तिष्क में पहुँचाता है, तभी तो हमें अनुमान लग पाता है। तो बेसिक चीज़ है, माइंड में रखिए बस। अगला क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दूंगा तो वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा, अवशोषित वसा का मतलब होता है पचा हुआ वसा, पचा हुआ भोजन होता है ना, वसा होता है ना, पचा हुआ वसा का वहन किया जाता है। तो ये वहन करने का कौन काम करता है भाई? लसिका काम करता है, लसिका के द्वारा ये काम किया जाता है। अब ये सर हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम है आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोला था? आंत में, आंत में मतलब आंत, आपको पता है कि दो आंत, एक तो बड़ी आंत और छोटी आंत। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। इसका अलग अलग भाग है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, माइंड में रखिएगा। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछ लिया था कि आंत में पाचन के पश्चात पचा हुआ जो वसा होता है, पचा हुआ मतलब कि अवशोषित वसा का वहन ढोने का काम कौन करता है? तो लसिका करता है। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको चर्चा करके बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को कायदे से समझ में आ जाए ना, क्योंकि मेरा मोटिव है कि यार क्वेश्चन मिस ना हो आपके पेपर में। और यहीं पे ये छोटी आंत है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से यहीं पे हो जाता है छोटी आंत में, ठीक है ना, आपको पता होगा ये छोटी आंत है। तो मान लो हम लोग क्या किए, मुँह से भोजन खाए है ना, मान लो कि मुँह है, भोजन खाए और
तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है और ये प्रक्रिया स्टोमक से होते हुए छोटी आंत तक चलता है ना, छोटी आंत तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है ये प्रक्रिया जारी रहता है। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, छोटी आंत में पहुंचकर लाइपेज, एक एंजाइम होता है लाइपेज, क्या नाम होता है एंजाइम का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाइपेज, ठीक है ना, लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा वसा को पचा देता है। वसा को कौन पचाता है? तो वसा को पचाता है, वसा को पचा देता है कौन? तो वसा को पचा देता है ये लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम, ठीक है, पचा दिया। अब ये पचाने के बाद लसिका होता है, लसिका, लसिका द्वारा प्रोटीन एवं वसा को परिवहन किया जाता है। परिवहन समझते हो ना, परिवहन किया जाता है। लसिका की बात कर लूँ तो रक्त ऊतक में, ब्लड टिश्यू में, या फिर ब्लड टिश्यू के, दोबारा सुनिए, लसिका ब्लड टिश्यू के अतिरिक्त जल को भी रक्त में सम्मिलित करता है, वाटर को भी उसमें सम्मिलित करता है ना, रक्त में सम्मिलित करता है। अब कहिएगा सर ब्लड का काम क्या होता है? तो भैया रक्त का मतलब कि ब्लड का, जिसे हम लोग रुधिर कहते हैं हिंदी में, इसका काम है शरीर के ऊतकों को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। एक प्रश्न कई बार पूछता है कि भाई प्लाज्मा में क्या होता है? तो भाई प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज आदि पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है ना, द्रव होता है। तो ये बेसिक बात है ना, माइंड में रखिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत करिएगा। और फ्रेंड्स ये भी प्रश्न देख सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया था। तो आपको पता है लसिका का काम क्या होगा? देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। छोटी आंत जब हम लोग पढ़ते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत कायदे से आप लोग पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यही है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम पे दिखा देता हूँ। देखो भाई यही है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका 3 भाग होता है, ठीक है ना। ये स्मॉल, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला जो दिख पा रहे हैं आप, ये वाला, ये ना, यही है छोटी आंत। चूँकि यहाँ से आपको ध्यान क्या क्या रखना है, क्योंकि छोटी आंत से ही, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो छोटी आंत आपने देखा, ये पेनक्रियाज है, यहीं से देखो आपको है ना, यहाँ पे कट का निशान दिख रहा होगा, यहीं से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ये पेनक्रियाज है, यहीं से छोटी आंत जुड़ा हुआ है और ये पूरा हिस्सा इसका है, ठीक है ना। तो छोटी आंत से आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और मैं बार बार करूँ रिवीजन कर लीजिएगा। तो भोजन के पाचन के क्रिया पूर्ण यहीं पे होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है। अवशोषण होगा तो अवशोषित पदार्थ को, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि भाई ये लाइपेज लेके जाएगा इधर उधर, है ना, यहाँ पे लाइपेज, यही है लाइपेज के बारे में जो मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। यहीं पे इरेप्सिन का काम क्या होता है, माल्टेज का काम क्या होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सबको आपको रिवीजन कर लेना है यहीं पे मेरे भाई। और कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि भाई छोटी आंत की जो है ना टोटल लंबाई कितना है, तो देख सकते हो 600 लेके 6 से 8 मीटर होता है। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, जोजेनियम, जेजेनियम और इलियम। तो जो जोजेनियम है ना, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा था जहाँ पे कट लगा हुआ था, आपने देखा था, है ना। मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। मान लो कि ये जो है स्टोमक है ना, और यहीं पे जुड़ा हुआ है ना, आपने देखा छोटी आंत यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो भाग है, ये जो किससे जुड़ा हुआ है, तो अमाशय से, और ये जो छोटी आंत का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, यही है जूडेनियम। बहुत कायदे से ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लूँगा टाइम तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत कायदे से आपको रिवीजन करवा दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग डायरेक्टली पूछ लिया है, तो आंसर क्या होगा? प्रमस्तिष्क। अब यहाँ पे कंडीशन होता है कि मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग, तो 2 आपको बहुत परेशान करते हैं, एक तो सेरिबेलम और सेरिब्रम। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। आप लोग क्या करना भाई, यहाँ पे जाकर रिवीजन कर लेना, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हो ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिखेगा। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र देखा जाए तो हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं इसे। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में से हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा है, आप सबको पता है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है ना, ये ब्रेन से, मस्तिष्क से और स्पाइनल कोड से, मेरुरज्जु से, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो आपका काम का चीज़ है वो दिखाता हूँ। देखो मस्तिष्क में बात कर लूँ तो ये अग्र मस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क है, और ये मध्य मस्तिष्क है, और ये पश्च मस्तिष्क है। और जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम किसका हिस्सा है भाई? सेरिबेलम बोलते हो, सेरिब्रम, माफ़ी चाहता हूँ। सेरिब्रम जो है ये हमारे मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो है ये सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम। अब थोड़ा सा डायग्राम पर मैं दिखाता हूँ, जरा सा देख लो।
ये जो सेरिबेलम है यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, सेरिबेलम है, ये छोटा भाग है। पीयूष ग्रंथि का नाम सुना है ना, जस्ट उस यहीं यहीं आपको दिखेगा, ठीक। और ये जो आप देख सकते हो, ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ये है सेरिब्रम, ये सेरिबेलम है। तो आपने इसका दोनों का लोकेशन भी देख लिया कहाँ पे है। तो प्रश्न पूछता है तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सेरिबेलम मस्तिष्क का छोटा हिस्सा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर में आपको पीयूष ग्रंथि दिखेगा और यहाँ पे नीचे में सेरिबेलम दिखेगा, है ना। तो ये गलती मत करिएगा, दोनों अलग है, पीयूष ग्रंथि और सेरिबेलम अलग, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और आपने सेरिब्रम देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेरिब्रम का आप यहाँ पे लोकेशन में भी देखिएगा ना, तो सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और पश्च मस्तिष्क का हिस्सा जो है सेरिबेलम है, ठीक ना। तो गलती मत करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका आंसर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बड़ा मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क लीवर के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग है, ठीक है। कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि मस्तिष्क में कितने हड्डियाँ होता है, तो भाई 22 हड्डी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग संरचना की दृष्टि से मस्तिष्क को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, आपने पढ़ चुका है पहले भी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में, अब देखो यहाँ पे पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, कौन करता है पुतली के आकार का नियंत्रण? कितने लोग बता सकते हो भाई? बहुत कायदे से, एक चैप्टर ही मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा दिया हूँ यहाँ पे मानव नेत्र के बारे में, बहुत कायदे से। तो बिल्कुल एरिस का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा किया जाता है। या फिर अगर आप परितारिका नहीं याद रख सकते हो तो एरिस तो आपको पता होगा ना, एरिस तो आपको ध्यान रहेगा, एरिस, है ना। आधार कार्ड बनवाने कभी गए होंगे तो भाई आपका आँख का कैप्चर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो अब थोड़ा सा मैं फास्ट में भगाता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। और ये भी प्रश्न देखो 23 में एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, कितने लोग बता सकते हो? बाहरी हिस्से को बिल्कुल कर्ण पल्लव कहते हैं ना, बेसिक से क्वेश्चन है, हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके हैं ना। तो आपने कर्ण पाली या कर्ण पल्लव कान की बाहरी हिस्सा होता है, या कान का बाहरी पंखे के समान होता है। यह पेशियों तथा जो स्नायु होता है ना, लिगामेंट से सिर से जुड़ा रहता है, माइंड में रखिएगा भाई। एक चैप्टर ही मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आप जाके कंकाल तंत्र को रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है, यहीं पे आपको शब्द दिख जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अक्षय कंकाल में 80 हड्डियाँ होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन में ये एक्सल स्केलेटन है और ये एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें 126 हड्डी होता है। कौन कौन सा हिस्सा आता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो कान का हड्डी बहुत पूछता है यार, देख सकते हो, और यहीं से तो क्वेश्चन पूछा था ना अभी। तो एक एक पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप क्या करना, रिविजन कर लेना। एक चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछता है, तो सभी को एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लो आगे फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय, देखो सीधे प्रश्न पूछ दिया ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, किससे होता है भाई? मस्तिष्क व मेरुरज्जु से, अभी मैंने आपको दिखाया। देखो भाई यहीं से आपको दिख जाएगा ना, मैंने लाइन लिख चुका हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है भाई, इसका निर्माण किससे? मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मेरुरज्जु से होता है। और ये इसी लाइन से तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देख सकते हो, इसलिए आगे भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई, इसलिए इसे माइंड में फिट कर लीजिए। बायोलॉजी रटने का चीज़ है ही नहीं, डायग्रामिकली नहीं समझिएगा, नहीं माइंड में आएगा। तो आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो बिल्कुल जो लोग आंसर ए टिक कर रहे हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है भाई, लो क्वेश्चन है, किधर भाग गए भाई। अब लो अगला क्वेश्चन पूछ दिया है, बेसिक सा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कह रहा है कि संयोजी ऊतक जो अस्थियों से किसको, तो मांसपेशियों को जोड़ता है, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो भाई कंकाल तंत्र में अभी मैं एक बार पुनः लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, और मैंने एक लाइन लिखा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। लिगामेंट का काम क्या होता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा मतलब टंडन का काम क्या होता है, हड्डी को मांसपेशिया से जोड़ता है। ये क्वेश्चन था ना अभी आपके सामने, तो आ गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्या पूछा था, अस्थि मतलब हड्डी को मांसपेशिया से कौन जोड़ेगा, तो कंडरा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में टंडन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट,
रट लीजिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछते। तो हड्डी को मांसपेशिया से कौन जोड़ रहा है भैया, है ना। तो आप कहेंगे सर आप टिक कर दीजिए ना बी, जैसे हम लोग टेंडन कहते हैं ना, टेंडोन लिख लीजिए, टेंडोन, ठीक है ना, हिंदी में कंडरा कहते हैं। चलो आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, जो मेरुरज्जु है, इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड। तो मेरुरज्जु को रक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा। भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरुरज्जु के बारे में जो की पॉइंट है ऑलरेडी मेंशन है, रिवीजन कर लीजिए एक बार, मैं करवा ही दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को शुरू से लेकर तक देख लीजिए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, आपने देख लिया। अच्छा क्वेश्चन ये था, बोला ये वाला था ना, हाँ। तो कितने लोग बता सकते हो इसका, बिल्कुल ए हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हो ना, कशेरुक दंड द्वारा होता है। अच्छा ये जो आप देख पा रहे हो कशेरुक दंड द्वारा, ये से रीढ़ की हड्डी समझ रहे हो ना, रीढ़ की हड्डी कितने लोग समझ पाते हो, रीढ़ की हड्डी बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। और ऊपर में स्पाइनल कोड आपको दिखेगा, तो स्पाइनल कोड का सुरक्षा यही रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग कशेरुक दंड कहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिस होगा, खाली रिवीजन करना जरूरी है। मैं लास्ट टाइम में ये बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम में रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन लास्ट टाइम में क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये भी मैं बताते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आहार नाल मूल रूप से डाइस से कहाँ तक जो है विकसित एक लंबी जो है क्या है, तो नली है। देखो भाई यहाँ पे हम लोग मानव शरीर के तंत्र जब पढ़ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखो ये मान लो कि ये मुंह है, ठीक है ना, चलो यहाँ पे स्टोमिक है, और उसके बाद यहाँ पे छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है, आप सबको दिखेगा बड़ी आंत ऐसे करके, है ना। उसके बाद यहाँ पे एनस दिखेगा, गुदा दिखेगा ना, एनस, तो है ना। तो ये मुंह है, तो जाहिर सी बात है कहानी यहाँ से शुरू होता है मुंह से, और एंड कहाँ पे होता है, एनस से, है ना, मतलब गुद्दा से। ये तो प्रश्न पूछा था है आपसे, तो आप कहिएगा सर आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंह से गुद्दा तक, है ना। अरे भाई सिंपल शब्दों में समझो, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो हम लोग खाना खाते हैं यहाँ से, मुंह से खाना खाते हैं, ये खाना जाता है भाई कहाँ पे, स्टोमिक में। स्टोमिक में जाने के बाद यहाँ पे खाना पहुँचता है कहाँ पे, छोटी आंत में, सबसे ज़्यादा समय तक छोटी आंत में खाना रहता है, और पचने के बाद बड़ी आंत से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ना, यही तो प्रश्न पूछा है। तो कहानी मुँह से शुरू होता है और एनस से समाप्त होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। चलिए तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है फिर, अब कह रहा है, देखो इस बार क्या पूछ दिया है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ता है। मैंने आपको बोला ना कि अगर हड्डी से हड्डी अगर जुड़ता है, हड्डी से हड्डी, हड्डी को हड्डी से जोड़ना है, तो ये किसका काम है, तो आपके सर लिंगामेंट का। कंडरा मत टिक कर दीजिएगा, लिंगामेंट, लिंगामेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कितने लोग बता सकते हो। हमको पता है, उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल स्नायु होता है ना इसे, लिंगामेंट, स्नायु को इंग्लिश में लिंगामेंट कहते हैं, या फिर ऐसे भी लिंगामेंट लिख के आ जाता है ना, लिंगामेंट। तो गलती मत करिएगा आज के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य में डाइस आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, देखो पूछ दिया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होगा। तो देखो हिंदी में ना बड़ी परेशान करता है हिंदी में, तो ये होता है अमाशय, क्या होता है ना, अमाशय है, अग्नाशय नहीं है, ये अमाशय है, मतलब स्टोमिक है। ये क्षुद्रांत्र का मतलब होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये छोटी आंत होता है ना, क्षुद्रांत को हम लोग छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। ये बड़ी आंत होता है ना, बड़ी आंत होता है। एक बार डायग्राम पे दिखता है, तो ये ग्रसिका कहते हैं, फैरिक्स, फैरिक्स। देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये ना छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर के आसपास में होता है। 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं इसे, है ना। इसका 3 भाग होता है, मतलब कि छोटी आंत का, जोडेनियम, जेनियम और इलियम। तो डायग्राम पे समझ लो। तो ये आप सबको पता है कि स्टोमिक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, स्टोमिक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये बड़ी आंत है, सॉरी बड़ी आंत बोल रहा हूँ, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कर लिख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है भाई, आप कहेगा सर ये बड़ी आंत में है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तो प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो खाना हम लोग कहाँ से, मुंह से खाते हैं, यहाँ से मुंह से खाते हैं, और पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में पचने के बाद देखो यहाँ पे एक पाइप जुड़ा हुआ है, ये बड़ी आंत में होते हुए एनस से खाना निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया था ना, है ना। और खाना सबसे ज़्यादा देर तक यहीं पे छोटी आंत में, यहीं पे रहता है, और इसी छोटी आंत में खाना का पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है, 4 से 5 घंटा या 6 घंटा कई जगह लिखा रहता है। यहाँ पे अलग अलग एंजाइम भी मिलता है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंसर आप लोगों को पता चल गया ना।
आंसर क्या होगा? तो क्षुद्रांत हो जाएगा। क्षुद्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, या क्षुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं। तो ये बायोलॉजी का बड़ी परेशान करता है। ये बृहदांत का मतलब बड़ी आंत। देखो, छू से मतलब छोटा, ऐसे ध्यान रखना। ब्री से मतलब बड़ा, बृहदांत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो स्टोमिक है। ये तो ग्रासिका का मतलब फेरिक्स, यही है। ग्रसनली यही है ना, ये वाला है ना ग्रसनली, देख सकते हो ना, यहाँ पे लिख दिया हो। इंग्लिश में फेरिक्स कहते हैं ना, तो ये है इसका हिस्सा, फेरिक्स यही है, इसे ग्रसनली कहते हैं। और यहाँ पे नीचे में आता है ना, इसे इफोगस कहते हैं, इफोगस। तो इसलिए कहना एक बार जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो ब्लड में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्रावन किया जाता है किसके द्वारा, कौन से ग्लैंड के द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पेनक्रियाज द्वारा। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था ना पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आरबीसी में पाया जाता है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का, किसका बोल रहा है कि स्टार्च के पाचन से संबंधित है भाई, स्टार्च के पाचन से संबंधित है, स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, इमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमाइलेज ही होगा। देखो यहाँ पे ये चार्ट जो आपको दिया हूँ ना, पाचन का सारांश, जैसे लार का पाचन एंजाइम है ना, और यहाँ पे भोज पदार्थ है, और प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है ये सब दिया हो। तो देखो यहाँ पे अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, ट्रिप्सिन और इमाइलेज आपको दिखेगा। तो इमाइलेज मंड को शर्करा में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब एक बार ना, पहले मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो मैं ट्रिक से ये सब करवा दिया हूँ, देख लीजिएगा। और आपको रिवीजन करना जरूरी है। लास्ट आपको पता चल रहा है ना कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो गलती मत करिएगा। तो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम इमाइलेज है। यह स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? तो ग्लूकोज में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम वसा को या फिर वसा के पाचन से, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से संबंधित है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से संबंधित है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से। देखो, लाइपेज वसा को पाचन करता है, लेकिन पेप्सिन जो है ना प्रोटीन का पाचन करता है। दोबारा सुनिए, लाइपेज वसा का पाचन से संबंधित है, वसा का पाचन करते हैं, लेकिन पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। पे से पेप्सिन, पौ से प्रोटीन, लौ से लाइपेज, व से वसा, दोनों अलग अलग है, पौ से पेप्सिन और पौ से प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, इंसुलिन। तो गलती मत करिएगा, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे बस मिस नहीं होना चाहिए। और ये दरोगा के एग्जाम में देख सकते हो पूछा गया है 22 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होता है? तो भाई 206 होता है। मांसपेशियां पूछा जाए तो 639 टिक कर दीजिएगा। बच्चे में कितना अस्थियां होता है? 300 होता है। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि विरिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनिसन क्रियाविधि में या क्रियाविधि के, दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन है थोड़ा सा उटपटांग है, कोई बात नहीं। करे कि वृक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनिसन क्रियाविधि के रूप में क्या सही नहीं है? तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया ना लास्ट वाला में, रक्त की प्रवाह में वृद्धि होने पर करे कि जेक्स्ट्रा गोलोमेरुलर कोशिका रेनिन का स्रावन करती है, जो कि गलत है। ये है ना, ये वाला गलत है, बाकी सब सही था, तो गलत का ही ढूंढना था, ठीक है ना। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, आप रिवीजन कर लेना वहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में, अब थोड़ा सा अब देखो शब्द परेशान करते हैं, तो आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो अब यहाँ पे एक शब्द आपने देखा था, ये जो आप देख सकते हो आर्तव चक्र, एक्चुअली महिलाएं में होता है ना, ये एक नियमित प्रक्रिया है, महिलाओं में होगा, ठीक है ना। और ये शरीर को ना गर्भावस्था के लिए तैयार करता है, तो जाहिर सी बात है फीमेल में होगा। और फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है फीमेल में। तो ये जो है ना आर्तव चक्र जो होता है, आर्तव चक्र ये महिलाओं में होगा, और ये कह सकते हो नियमित प्रक्रिया है, और ये महिलाओं को जो है ना, तो दोबारा सुनिए, आर्तव चक्र महिलाओं में होगा, ये नियमित प्रक्रिया है, और गर्भावस्था के लिए महिलाओं को यहाँ पे क्या करेगा भैया? तैयार करता है। और तो यहाँ से पूछा था कि भाई अपने उच्चतम स्तर प्राप्त करते थे, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ों को समझना है, समझ गए बस काम आपका खत्म हो गया। अब एक प्रश्न और पूछता है कि भाई पुरुष में कौन सा हार्मोन होता है? तो ये आप देख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, ये पुरुष में होता है, पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है, और मेल में कौन सा होता है? पुरुष में कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। और एक हार्मोन आपको और यहाँ पे जो दिख रहा होगा,
ठीक है ना। यहाँ पे मैं दोनों को कलर कर देता हूँ, है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, तो ये दोनों भाई ध्यान रखना फीमेल में पाया जाता है, महिला में पाए जाएंगे। और जो आप देख पा रहे हो ये जो है टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो गलती मत करिएगा आज के बाद, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा। लो भाई, प्रोटीन का पाचन कहाँ से, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, ये आमाशय से, स्टोमक से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। स्टोमक से शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है भाई, यहाँ से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे तरीके से पाचन होकर एनस द्वारा निकल जाता है, आपने देखा है। तो आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये डाइस है। डाइस रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फास्ट कर रुधिर मतलब कि फिल्टर के रूप में काम कर रहा है। देखो भाई, ये एस्पिलिन का नाम आपने जरूर सुना होगा ना, एस्पिलिन का काम होता है ये, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में है प्लीहा। अब यहाँ पे आपको ना एक शब्द दिखा था फास्कर, फास्कर का मतलब हो गया भाई फंसा कर, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में था कि देखो डाइस रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव को फंसा कर रुधिर निस्यंदन मतलब कि फिल्टर के रूप में काम करता है। तो देखो एस्प्लीन जो होता है ना, जिसे प्लीहा कहते हैं, प्लीहा क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव होता है ना ब्लड में, प्लीहा क्या करेगा, ब्लड में जो सूक्ष्म जीव होता है उसको फंसा करके क्या करता है, फिल्टर के रूप में, या फिर आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि रक्त में मौजूद सूक्ष्म जीवों को फंसाकर मतलब कि फंसाकर निकालने का काम, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो प्लीहा करता है, स्प्लीन करता है, ये पूछा था। तो देखो यहाँ पे समझ होना जरूरी बहुत ज़्यादा है। स्प्लीन का काम क्या है, तो भैया स्प्लीन का काम ही है, प्लीहा का काम ही है कि भाई जो डेड सेल होता है, या फिर बोल सकते हो जिसमें खराब रक्त में जो है सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, उसको छानने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ना। कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि भाई हमारे शरीर में जो डेड सेल हो जाता है तो उसका छानने का काम कौन करता है, तो यही स्प्लीन करता है। तो डेड सेल का, है ना, या फिर वेस्ट जो है ना पदार्थ होता है, छोटे छोटे जीव होता है, उनका भी छानने का काम स्प्लीन का ही है ना। हमारे शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता को जो बढ़ाता है ना, ये स्प्लीन ही बढ़ाता है ना। तो माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं होगा। तो देखो आप सबको पता है ऑलरेडी, ये लीवर है, पित्ताशय भी है, आंत भी है, कॉर्निया का भाई कोई मतलब नहीं है इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना। आप कहेगा सर हाँ कॉर्निया आंख में पाया जाता है ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कहता है कि अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है ना, हड्डी में कौन सा इसमें से पाया जाता है, तो भाई कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस रहता है, तो आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तंत्रिका आवेग का संचार होता है। अब देखो एक शब्द दे दिया है आवेग, अब यहीं पे लोग परेशान हो जाता है कि सर ये है क्या, बिल्कुल भी हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। ठीक है, दोबारा सुनिए, तंत्रिका आवेग संचार का मतलब होता है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका के माध्यम से यात्रा करता है और हमारे शरीर के अलग अलग भाग में सूचनाएं आदान प्रदान करता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोग नर्वस सिस्टम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जाके पढ़िएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लड जो है ना ए बी, रुधिर ब्लड ए बी वाला, है ना, दोबारा सुनिए क्वेश्चन कह रहे हैं रुधिर ब्लड मतलब कि ब्लड ग्रुप ए बी वाला को हम लोग डोनर कहते हैं, तो खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका ब्लड कौन सा है। ए बी वाला किसको किसको देगा, तो जाहिर सी बात है ए बी वाला ए बी को देगा, साफ साफ दिख रहा है। अगला प्रश्न है निश्चित, अच्छा एक प्रश्न बहुत पूछता है ओ वाला ना, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वदाता, है ना, सर्वदाता कहते हैं, ये सभी को ब्लड देता है, सर्वदाता, है ना, ए बी वाला ए बी को। अब कुछ लोग के मन में ये होगा कि सर ए बी वाला है तो क्या ए और बी को नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है ना, क्योंकि ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है। ये ओ वाला जो है ना, ये सबको ब्लड देता है, जिसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं ना, इसलिए तो सर्वदाता। हाँ, एक प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई ए बी वाला किस किस से ब्लड लेगा, तो जाहिर सी बात है ए बी वाला किससे ग्रहण करेगा, ए से भी ग्रहण कर लेगा, बी से भी कर लेगा, ओ से भी कर लेगा और ए बी से भी कर लेगा, ठीक है ना, ये ग्रहण करेगा। लेकिन भाई ये देगा सिर्फ किसको, तो ए बी वाला को ही देगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला ना, ये सबको देता है, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा अपना ब्लड और इसको भी देगा, तो गलती मत करिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन, अब निषेचन क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से करिएगा चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे होगा मेरे भाई, कितने लोगों को पता है फेलोपियन ट्यूब के बारे में,
कितने लोगों को पता है भाई, बता दो फेलोपियन ट्यूब के बारे में। यहाँ पे लिख देता हूँ फेलोपियन ट्यूब। कितने लोग, चलो भाई हिंदी में ही ट्यूब लिख देता हूँ, ट्यूब होता है, ठीक है ना। किस में आ जाएगा, तो ये महिला में पाया जाता है। देखो निषेचन नाम से ही पता चलता होगा, निषेचन। तो निषेचन जाहिर सी बात है, यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु, अंडाणु को मिलने से क्या होगा भाई, एक नया जीव होगा, एक नया जीव का होना, नया जीव बन के क्या हो जाएगा भाई, रेडी हो जाएगा। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। और ये किस में होगा, तो आप कहिएगा सर महिला में होगा, है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चैप्टर है जनन तंत्र, जनन तंत्र जाके पढ़ लीजिएगा। देखो दरोगा की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखो भाई यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम है ना, इंडोक्राइन सिस्टम में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनन तंत्र पढ़ते हैं, है ना। तो जनन ग्रंथि के बारे में आपको जैसे अंडाशय को, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, रिलैक्सेशन हार्मोन किस में पाया जाएगा, ये जो वृषण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्रामिकली आपको यहाँ पे सब देख सकते हैं, समझाया गया है। तो प्रजनन तंत्र आपको यहाँ पे दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है चैप्टर है, अच्छे से जाके पढ़िएगा। जिसमें अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, बहुत पूछता है ना। तो बाबू ऐसे रिवीजन कर लेना अच्छे से, एक बार क्या करना, वीडियो देख लेना, उसके बाद रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। कहीं नहीं पढ़ा है, आप मैं बोल रहा हूँ कि आप 50,000 भी देखो, कहीं भी पढ़ोगे ना, जिस तरीके से डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया गया ना, ये एक दिन का मेहनत नहीं है, लंबे समय का मेहनत है, जो कि आप लोगों को तिनका तिनका करके इकट्ठा करके, और है ना, इकट्ठा करके तिनका तिनका इकट्ठा करके भाई अरेंज किया गया है। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक जनन में क्या होगा, और खासतौर पर ये जो है ना, ये चैप्टर है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कौन सा चैप्टर है भाई। देखो ये चैप्टर का नाम ही है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है बाबू, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो एंडोक्राइन सिस्टम है, डायग्रामिकली आपको जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, मिश्रित ग्रंथि कौन है, डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेता है ना, कि भाई इसमें जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि में जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल हो गया। इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि में कौन सा आता है, तो देखो यहीं पे आपको दिख जाएगा। जैसे लीवर है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, एक्सोक्राइन है। और ये मिश्रित ग्रंथि मतलब कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कौन है, तो पेनक्रियाज, मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम में ही आपको दिखेगा। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी में क्या अंतर है, ये लाइन कहीं नहीं दिखेगा, मैं लिख के देता हूँ, और एक नोट्स में सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेना। और देखो यहाँ पे बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या क्या आएगा, सब आपको यहाँ पे दिख जाए। जैसे डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि जैसे दुग्ध ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, आशु ग्रंथि हो गया, किस में आएगा, बाह्यस्रावी में आएगा। अंतःस्रावी में क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे आपको सब सब दिख जाएगा, है ना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे STH बहुत पूछता है ये हार्मोन, तो रिवीजन कर लेना बाबू, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा ये चीज़ें, और एग्जाम टाइम में जाके रिवीजन करके जरूर जाइए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। खैर मेरा काम है आपको बताना, कहीं भी पढ़ रहे हो ना, किसी भी जगह पढ़, आपको मैं जो बता रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को जगह रिवीजन करना ही करना है, पढ़ना ही अच्छे से। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, मनुष्य में मेरुदंड, अब देखो मेरुदंड है से कितने जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। मेरुदंड क्या होता है, जिसे स्पाइनल कोड कहते हो ना भाई, मेरुदंड को इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं, स्पाइनल कोड कर सकते हो। जैसे रीढ़ की हड्डी, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका। तो प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में मेरुदंड से निकलती कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल 31 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो मेरुदंड है, तंत्रिका तंत्र की बात कर ले तो भाई उसको सहारा प्रदान करता ही करता है, साथ में मस्तिष्क का भी सहारा प्रदान करता है स्पाइनल कोड। देखो भाई यही है स्पाइनल कोड, यही है, आपको दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा है ना। देखो नर्व्स को तो सहारा प्रदान कर ही रहा है ना, तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान कर रहा है ना सारे नर्व्स को, ठीक है। और ये जो आप मस्तिष्क देख रहे हो, ब्रेन, उसको भी सहारा प्रदान करता है, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है ना। यही है मेरुरज्जु, है ना, यही है मेरुरज्जु। बहुत यहाँ से लिखता, ये नीचे तक रहता है, यहाँ तक रहता है, बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन स्पाइनल कोड के बारे में, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। तो यही है स्पाइनल कोड, है ना। तो देख सकते हो तंत्रिका तंत्र को तो सहारा प्रदान कर ही रहा है ना, ऊपर में मस्तिष्क को भी सहारा प्रदान करता है। ये 31 जोड़ा होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये 31 जोड़ी, और 31 दुना कितना हो जाएगा 62, अगर संख्या पूछा जाए तो 62 हो जाएगा। तो मनुष्य में मेरुदंड से कितना, दोबारा सुनिए मैं क्या बोला, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है ना। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जिसे हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तभी आपको दिखा दिया हूँ, ये पीठ की हड्डी का एक समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकल कर कहाँ तक, तो नीचे गुद्दा तक, है ना, एनस तक रहता है। तो प्रश्न पूछता है, जैसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी कौन सा है, तो आपके का सर ऊपर में मस्तिष्क है, मस्तिष्क से निकलता है और यहाँ तक रहता है ना, एनस तक रहता है।
ये पूरा स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी से ही मेरुदंड को हिंदी में क्या, सॉरी, मेरुदंड को इंग्लिश में क्या कहता है, तो वर्टेब्रल कहते हैं। वर्टेब्रल कोलन, सॉरी कोलन होता है, कोलन, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल कोड ये पूरा होता है। तो यहाँ से गलती मत करिएगा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक, क्या बोल दिया, रचनात्मक और क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है, ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है। लो प्रतिवर्ती, अब प्रतिवर्ती क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि मान लो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है हम लोग आग ताप रहे होते हैं, सपोज दैट अभी ठंडा का मौसम है, आग ताप रहे हैं, आग जल रहा है ना। अब आप हाथ यहाँ पे शेक रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हाथ में जाहिर सी बात है ज़्यादा ताव लग गया तो हाथ छिप लेते हैं ना, तो ये काम प्रतिवर्ती क्रिया का काम कौन करता है, यही पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, बहुत पूछता है, तो जाहिर सी बात है ये मेरुदंड जो होता है ना भाई, आंसर क्या होगा, यही होता है स्पाइनल कोड। कई जगह ये मेरुदंड है, कई बार ना मेरुरज्जु लिखा रहता है, मेरुरज्जु और मेरुदंड वही है। अब यहाँ से कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर ये जो मेरुरज्जु है जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं और रीढ़ की हड्डी, तो देखो भाई ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, मैंने आपको बोला था, ये मान लो कि रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पे स्पाइनल कोड आपको यहाँ पे दिखेगा लगा हुआ रहता है ऐसे ऐसे, तो ये तंत्रिका संरचना है। स्पाइनल कोड जो है ना, मेरुरज्जु एक तंत्रिका संरचना है और रीढ़ की दोनों अलग अलग है। तो ये तंत्रिका संरचना है कौन, तो मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कोड कहते हो, और रीढ़ की हड्डी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो मेरुरज्जु का भी फैलाव कहाँ है, मस्तिष्क के निचले भाग से लेके कहाँ तक, नीचे तक, एनस तक रहता है। प्रश्न पूछता है, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, तो यही स्पाइनल कोड है। तो यही भाई ये सब जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया का रिफ्लेक्स एक्शन का काम ये करता है, तो गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो अभी आपने देखा था ना, मेडुला ऑब्लंगेटा का नाम जरूर सुना होगा, यही ये काम करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, माइंड में रखिएगा। बहुत पूछता है प्रश्न, बहुत पूछता है प्रश्न, माइंड में रखिएगा। आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम को रिवीजन एक बार कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। थैलमस का कार्य क्या होगा, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेरिबेलम का काम क्या होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा बहुत पूछता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स लिख दिया हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हो कि यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल, ग्रंथि मतलब कि आहार नाल का क्रमांकुचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन नियंत्रण करना, उल्टी का जो है उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लंगेटा का ही है। तो इसका और सारे कई सारे काम है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और स्पाइनल कोड भी आपको यहीं पे दिख जाएगा, मैंने आपको दिखा दिया हो स्पाइनल कोड कहाँ पे है, यही है। ये स्पाइनल कोड इस तरीके से रीढ़ की हड्डी में लगा हुआ रहता है स्पाइनल कोड ऐसे करके, तो सब एक दूसरे से लिंक है। तो प्रश्न क्या पूछा था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शोषण और रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। तो देखो भाई आपने देख लिया ना, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखो आप कहेगा सर मेडुला ऑब्लंगेटा दिखता कैसे, हमको दिखा दीजिए। देखो भाई यही है मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ये आपको जो दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम है, इसी में रहता है मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो और ये मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ये रीढ़ की हड्डी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, और इसका आकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेलनाकार होता है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे शेप देख पा रहे हैं। तो प्रश्न पूछता है, बस मेरा मोटिव है सबका इस बार रिजल्ट हो पड़ी में, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो है ना डायस्टोलिक दबाव, ये 12 है Hg मतलब कि मरकरी के mm में कितना होता है। तो देखो भाई ये डायस्टोल, यहाँ पे आप सबको पता है कि 120 बटे कितना होता है, 80 होता है, आप सबको पता ही है, बखूबी से पता है ना। ये मिलीमीटर आप सबको पता है, ये मिलीमीटर Hg होता है ना, सॉरी Hg मतलब कि मरकरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा शहर ऊपर वाला को क्या कहते हैं, पता है ना, सिस्टोलिक। तो ऊपर वाला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम लोग कहते हैं, चलो इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, सिस्टोलिक। और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो एक स्वास्थ्य मनुष्य में सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। तो ये तो पूछा था,
तो सीधे तौर पे बोल सकते हो कि जो सिस्टोलिक होता है ना, हमारे शरीर में जो रक्त जाता है इतने के स्पीड में, 120 के स्पीड में बाहर जाता है ना, मतलब पूरे शरीर तक जाता है, और 80 के स्पीड में नीचे आता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो गलती मत करिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आप लोग का डिमांड रहता है कि सर 1 घंटा के आसपास का रहने दीजिए, तो ठीक है। बाकी जो है हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो 52 से, ये तो क्वेश्चन आपको बता ही है कि किस रक्त वर्ग को व्यक्ति को सर्वदाता कहता है, यूनिवर्सल डोनर, तो ओ को कहते हैं, ओ सबको दे सकता है ना। ए बी, मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले कि ए बी वाला जो है ये ब्लड जो है सबसे ले सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, ए से भी लेता है, मैंने आपको बोला था ना भाई। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किस किस से लेगा भाई, तो ये ब्लड जो है ए से भी लेगा, ब्लड जो है बी से भी लेता है, ब्लड जो है ओ से भी लेता है, और ये ब्लड जो है किससे, तो ए बी से भी लेता है। तो ये सब सर्वग्राही है, सभी लोग से ब्लड ले सकता है। और लेकिन ये ओ जो है ना, ये ओ सबको दे सकता है, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, सबको देता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, चूँकि मानव शरीर के तंत्र में सारे तंत्र आ जाता है ना। तो हम लोग अगले वीडियो में बोड़ा कर लेंगे मानव शरीर का पूरा तंत्र, उसके बाद एक वीडियो और आएगा और पूरा बायोलॉजी आपके मुट्ठी में होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिवीजन जारी रखिए। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े। भाई देखो, क्लास ऑलरेडी चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो क्विक रिवीजन सीरीज में या दरोगा सीरीज में, तो जुड़ सकते हो। ये नंबर है 7319924130, लास्ट में 30 है। इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम कम है, कम टाइम में सही चीज़ों को पढ़िए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और होगा ही, जितना करवा रहा हो बस कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे PDF है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। लिंक सभी सोशल मीडिया का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और इससे पहले जो अलग अलग क्लासेज हुए हैं उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जाके सारे सब्जेक्ट को पूरा करिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।